हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल बॉन्ड्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम इसमें किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री में बी डिफाइंड एज अ साइंस कंसर्न विद द केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ द लिविंग मैटर। सो हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो मैटर से मिलकर बनी हुई हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो। तो जब हम लिविंग मैटर की बात कर लेते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ठीक है। सो लिविंग मैटर में हम देखते हैं कि बहुत सारी वैरायटीज़ भी पाई जाती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? बहुत सारे रीज़न, लेकिन हम देखते हैं सिंपल सा रीज़न देख लेते हैं कि उसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगा। प्लांट्स जो है उसका कंपोजिशन एनिमल से काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है। सो लिविंग मैटर में जो कंपोनेंट हैं उनका नेचर क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ वो रखते हैं, किस तरह के रिएक्शंस वो देते हैं, ये सब स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें तो बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स मैटर। तो केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं। उसके कंपोनेंट क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल है, इनके फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर देख लेते हैं कि ये किस तरह के रिएक्शंस वगैरह करते हैं। ये सब स्टडी हम केमिस्ट्री में कर लेते हैं। लेकिन बायोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री से किस तरीके से अलग है? बायोकेमिस्ट्री में हम उन्हीं चीज़ों की स्टडी करते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हो। मतलब कि बायोलॉजिकल सिस्टम में के लिए जितनी केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए तो नेचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग मैटर। वही मैंने बताया कि जो लिविंग मैटर के कंपोनेंट हैं वो किस तरह का नेचर शो करते हैं और their transformation in biological system and the energy changes associated with these transformations। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट भी होंगे जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। इसके लिए या तो वो एनर्जी का यूज़ भी कर सकते हैं या हो सकता है कि वो एनर्जी रिलीज़ करते हुए चेंज होते वक्त। तो यहाँ पे हम एनर्जी किस तरीके से उनसे रिलेटेड है ये स्टडी भी साइंस की ब्रांच के अंदर हम कर लेते हैं, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए तो हम मैटर की बात कर रहे थे। अब मैटर स्टेट क्या हो सकती है? वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है। और ये सब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। अगर सॉलिड को हमें लिक्विड में चेंज करना है तो हम उसे टेम्परेचर दे देंगे। अगर वो टेम्परेचर दे तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्लाज्मा भी होती है और भी होती है। नेक्स्ट देखिए मैटर के बारे में। लिविंग मैटर की बात कर रहे थे तो मैटर किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बना होगा। तो अगर हम देखें कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है तो यहाँ हम इसके टू फॉर्म्स देख लेते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। अब अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस का मतलब हम क्या ले सकते हैं कि इसमें एक ही तरह की चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो ये हो सकते हैं एलिमेंट या कंपाउंड हो सकते हैं। एलिमेंट किसे बोलेंगे? जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। ठीक है। तो एलिमेंट्स में एक ही तरह के एटम, इसलिए हमने इसको प्योर सब्सटेंस में रख लिया। नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड की बात कर लें तो कंपाउंड को भी हम प्योर सब्सटेंस में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी एलिमेंट है। हाँ, इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है लेकिन सब चीज़ें क्या है? एलिमेंट ही है, इसलिए इसको हम प्योर सब्सटेंस में रख रहे हैं। तो कंपाउंड क्या हो गया? ये टू और मोर एलिमेंट से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं टू और मोर एटम्स। ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बारे में देखें तो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के भी हो सकते हैं और कंपाउंड के भी हो सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूल अगर मैं बताऊं तो H2। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था हाइड्रोजन के दो एटम से मिलके उसका एक मॉलिक्यूल बना रहे। और अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ, कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल का एग्जांपल दूँ तो वो हो जाएगा H2। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स में भी क्या बेसिक यूनिट एटम हो जाएगी। तो ओवरऑल देखें तो मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो एटम है। नेक्स्ट देखें तो एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स में कौन कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं यहाँ देखा जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट देखो कितनी ज़्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये सभी बहुत ही लो अमाउंट में है। इसके अलावा राइट साइड में देखें तो ये तो और भी कम अमाउंट में और कुछ इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो ये चार एलिमेंट हैं, ये तो बहुत मेजॉरिटी में हर सेल्स में मिलेंगे ही सही।
नेक्स्ट देखिए हम द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो लिविंग सेल्स का प्रोटोप्लाज्म है उनमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उस प्रोटोप्लाज्म को बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए पीरियोडिक टेबल्स में यहाँ होते हैं, ये पीरियड है और ये है ग्रुप, ठीक है। यहाँ देखिए जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स किसी प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। यही एलिमेंट जो कि सिर्फ इन तीन ग्रुप्स में इन तीन पीरियड्स में आए हैं उन्हीं को प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा मेजॉरिटी में देखा गया है। देखिए इसका रीज़न क्या है, इन्हीं तीन पीरियड के एलिमेंट क्यों प्रोटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। इससे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड के भी तो पाए जा सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या हुआ इसको भी देख लेते हैं। इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। देखिए स्मॉल एटॉमिक रेडियस, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप के जो भी एलिमेंट थे उनका एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा था। एटॉमिक रेडियस मतलब कि एटॉमिक साइज़ उनका छोटा ही होगा। अब यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि स्मॉल एटम्स फॉर्म द टाइटेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल बॉन्ड्स। अब जो अगर कोई किसी एलिमेंट के जो एटम है वो जितने ज़्यादा छोटे होंगे वो उतने टाइट बॉन्ड और उतने स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर नेक्स्ट अगर देखें तो ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को समझना है तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के ज़रिए 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करती हूँ इसका मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेगा, डबल बॉन्ड भी बना लेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का मतलब भी और मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब भी आपको क्लियर हुआ होगा। कार्बन बेस्ड वर्सेस सिलिकॉन बेस्ड लाइफ, हमने जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट देखे थे उनमें कुछ स्पेशल फीचर थे, उन्हीं में हमने कार्बन को भी देखा था जो कि सेकंड पीरियड से था, फोर्थ ग्रुप से था, और इसी के साथ सिलिकॉन भी है लेकिन ये थर्ड पीरियड में। अब यहाँ देखिए जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है ना कि सिलिकॉन बेस्ड। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है मोर स्टेबल होता है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अब बॉन्ड एनर्जी देखें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 348 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब सिलिकॉन बॉन्ड की बात करते हैं तो ये लेस स्टेबल है, ये कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना रहा है और इसकी एनर्जी देखें तो 214 किलो जूल पर मोल। अगर बॉन्ड एनर्जी से अंदाज़ा लगाएं तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका अमाउंट कितना ज़्यादा है, अगर हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि सिलिकॉन बॉन्ड कम एनर्जी पर ही ब्रेक हो रहा है। तो एक रीज़न ये भी आ जाता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। नेक्स्ट देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम देख लेते हैं। हमने मैटर का जो वो चार्ट देखा था उसमें देख लेते कि सबसे सिंपलेस्ट यूनिट हमें मिल गई थी, एटम्स थी वो, ठीक है, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और सब डिवाइडेड। अब अगर हम एटम की बात करें तो इसके तीन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इसमें कुछ पॉजिट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, ग्रेविटॉन, एंटी प्रोटॉन ये पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ ऑर्बिट्स में देखें तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो पार्टिकल्स में देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, हमने 3 मेन पार्टिकल्स देखे थे एटम में। अगर इनके मास की बात करें तो प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इनका बहुत ज़्यादा सिमिलर है, अगर पॉइंट में देखें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा पॉइंट के बाद में। इलेक्ट्रॉन का देखें तो यहाँ देखिए कितना कम है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलो जूल पर मोल, जो कि इन दोनों से तो काफ़ी कम है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम नेगलेक्ट भी कर देते हैं, जब हम आगे बात करेंगे कहाँ नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। चार्ज की बात करें तो
प्रोटॉन पर होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रॉन पर। ये क्या, लेकिन ये क्या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। हमने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट पढ़े हैं उनको एटॉमिक नंबर के बेस पर ही अरेंज किया है। तो यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर किस तरीके से निकालते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। सिंपल सा कार्बन का एग्जांपल देखें तो इसमें होते हैं 6 प्रोटॉन, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट है। मास नंबर की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने मास भी देखा था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो वहाँ मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल होता है, नेगलेक्ट कर सकते हैं उसको। तो यही मास नंबर में हम क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो मास नंबर है वो ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के मास पे। तो कार्बन में होते हैं 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो इसका टोटल कितना मास नंबर हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखिए एक आता है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। जो आइसोटोप्स होते हैं क्या होते हैं वो भी हम अभी देख लेंगे, लेकिन जो एटम्स होते हैं उनके कुछ आइसोटोप्स, एलिमेंट होते हैं उनके कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं। तो सिर्फ एक आइसोटोप, किसी इंडिविजुअल आइसोटोप का अगर हम मास देखें तो वो क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास। जैसे मैं समझाने की बात करूँ तो कार्बन के हो सकता है 3 है, उसमें से किसी एक एटम का मास अगर मैं कंसीडर करूँ तो वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। किस तरीके से, कार्बन एटम में बताया 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम मास निकालना रहता है तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही के मास को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो टोटल 12 AMU उसका एटॉमिक मास हो गया कार्बन एटम का। अब एटॉमिक मास से एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस है। एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप एंड एलिमेंट, किसी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उन सभी का एवरेज मास। अब यहाँ अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हमने सिर्फ एक आइसोटोप की बात की थी, लेकिन यहाँ हम जितने भी आइसोटोप्स प्रेजेंट है उन सभी को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर एक कार्बन का कोई 3 आइसोटोप है तो यहाँ हम उन तीनों के ही मास को कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ किसी एक आइसोटोप का मास को कंसीडर कर रहे थे। अब देखिए कार्बन 12 और कार्बन 13 नेचर में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 14 भी होता है लेकिन बहुत लेस अमाउंट में। तो यहाँ कार्बन 12 का देखें तो 99% प्रेजेंट होता है, और कार्बन 13 जो है उसका सिर्फ 1% होता है। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.99 हो जाएगा 99% का। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 0.01, क्योंकि 1% का जो अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 0.01 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, सो 12.01 यूनिट इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। नेक्स्ट हम आइसोटोप्स देख लेते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसो का मीन्स होता है इक्वल, और टोप का मतलब होता है प्लेस, मतलब ये इक्वल पोजीशन वाले ही कोई एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट के एटम है। अब देखिए आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, ठीक है। अब यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया कि उनमें प्रोटॉन का नंबर तो एक होगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम एटॉमिक नंबर को किससे कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन के नंबर से। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दे पोसेसेस द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफर इन द न्यूट्रॉन, वही मैंने बताया। आइसोटोप्स ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा था कि इक्वल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह तो एक ही है, लेकिन क्या है कुछ डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, न्यूट्रॉन के नंबर में। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो प्रोटॉन्स जितने नंबर हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बोल देते हैं और उसी के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में उसे रख देते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए आइसोटोप का तो हाइड्रोजन के होते हैं 3 आइसोटोप्स, एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ देखिए ये जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है इनमें प्रोटॉन का नंबर एक है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर देखिए 0 है, 1 है और इसमें 2 है। तो यहाँ पे
प्रोटॉन के नंबर में। तो ये हो गए हमारे आइसोटोप्स हाइड्रोजन के। नेक्स्ट देखिए आइसोटोप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। स्टेबल होता है और एक अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी बोलते हैं। जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे आर नेचुरली अकरिंग एंड डू नॉट इमिट रेडिएशन। एग्जाम्पल के लिए ड्यूटेरियम जो कि हैवी हाइड्रोजन है, इसके अलावा कार्बन 13, 15 नाइट्रोजन एंड 18 ऑक्सीजन। ये क्या है? कुछ स्टेबल आइसोटोप है। अब स्टेबल आइसोटोप में बताया कि ये रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए कि जो ड्यूटेरियम है इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। ठीक है, ये सेम नंबर है, इसलिए क्या है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर तो प्रोटॉन के बराबर ही है। अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करें तो यह द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज अनस्टेबल एंड देयरफॉर अंडरगो डिके। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? यहाँ देखिए ट्राइटियम का देख लेते हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस नहीं है क्योंकि एक प्रोटॉन है और इससे ज़्यादा न्यूट्रॉन का नंबर है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। और इस अनस्टेबिलिटी के कारण ही ये क्या है, रेडिएशन इमिट करते हैं। अब वो रेडिएशन किस किस फॉर्म में हो सकती है? यहाँ देखिए टाइप्स रेडिएशन इमिट करने का, या तो वो अल्फा डीके हो सकता है, बीटा डीके हो सकता है या गामा डीके हो सकता है। अल्फा डीके की बात करें तो यहाँ देखिए जब भी कोई एलिमेंट अल्फा डीके करेगा या अल्फा रेडिएशन इमिट करेगा उसके मास में -4 का चेंज आ जाएगा, है ना। जितना भी मास है उसमें से 4 कम हो जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। अब एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोटॉन्स से निकालते हैं हम एटॉमिक नंबर, तो 2 प्रोटॉन यहाँ कम हो जाएंगे। अब 2 प्रोटॉन तो कम ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मास में कितना चेंज आ रहा है? -4। इसका मतलब कि 2 न्यूट्रॉन भी कम हो रहे हैं। तो अल्फा डीके में क्या होता है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन का लॉस देखने को मिलता है। और अगर हम देखें कि 2 न्यूट्रॉन और 2 जो प्रोटॉन है वो किस एलिमेंट में पाए जाते हैं? हीलियम में। तो उसी को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं? हीलियम से, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो अल्फा डीके में एक हीलियम एलिमेंट का लॉस हमें देखने को मिलेगा। बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के फॉर्म में देखते हैं कि ये इमिट होते हैं। तो ये टाइप्स है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और कभी कभी प्रोटॉन हो जाएगा। अब अगर बीटा डीके में देखें तो ये मास में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर में +1 और -1 का चेंज हो जाता है। ये भी देख लेंगे, इसका टाइप्स है। आगे गामा डीके क्या होता है? गामा डीके में फोटोन इमिट होते हैं, यानी इसमें जो गामा रेडिएशन होगा वो होता है हाई एनर्जी के फॉर्म में। वहाँ पे कोई पार्टिकल रिलीज नहीं होते, इसलिए इनको क्योंकि हम लाइट को फोटोन के फॉर्म में ही लेते हैं, तो यहाँ पर भी मास चेंज नहीं होगा और एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ से कोई पार्टिकल रिलीज नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है। अल्फा रेस में मैंने बता ही दिया कि हीलियम न्यूक्लियाई ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं बताने के लिए। तो बीटा, और फिर अगर देखें बीटा रेस वाले में तो ये होता है 2 टाइप्स का, क्योंकि यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों का बताया था। तो जब बीटा माइनस, ठीक है, बीटा माइनस वाले में एक न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है किसी एटम के, तो वो न्यूट्रॉन स्प्लिट होकर एक पॉजिट्रॉन बनाता है यानी प्रोटॉन, नेगेट्रॉन बनाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, और एंटी न्यूट्रॉनो। ठीक है, एक एंटी न्यूट्रॉनो मतलब न्यूट्रॉन का ही एक एंटी पार्टिकल होता है, एंटी न्यूट्रॉनो। तो ये 3 चीज़ें बनाता है जब भी कोई न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा, और वो न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा माइनस डीके में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो +1 प्रोटॉन जोड़ रहा है एक एटम के एटॉमिक नंबर में, तो यहाँ +1 से उसका एटॉमिक मास बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर बीटा प्लस डीके की बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन स्प्लिट होता है, और यहाँ पे प्रोटॉन स्प्लिट होके क्या बनाता है? न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉनो, मतलब कि ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ देख लेते हैं। जब बीटा माइनस डीके होता है तो न्यूट्रॉन, माइनस से आप न्यूट्रॉन को याद रख सकते हैं और प्लस से प्रोटॉन को। अब यहाँ पे इमिट क्या होता है? यहाँ पे इमिट होगा नेगेट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन।
इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। तो जब भी बीटा माइनस होगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, लेकिन याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से रिलीज़ हो रहा है। जब हमने स्ट्रक्चर देखी थी तो हमने देखा था कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते। न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इमिट होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन की स्प्लिट से इलेक्ट्रॉन बना और वो इमिट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हमने देखा था कि एक प्रोटॉन स्प्लिट होकर पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन बना रहा है, ठीक है, ये 0 चार्ज वाला, और एक है +1, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन स्प्लिट हो रहा है, इसलिए -1 प्रोटॉन की कमी आ रही है ना, तो एटॉमिक नंबर -1 हो जाएगा। यहाँ और अच्छे से समझ में जाएगा कि कार्बन 14 में देखो 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रोटॉन का नंबर देखें, जब यहाँ पे बीटा माइनस डिके होगा, बीटा माइनस में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है ना, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस स्प्लिट होके बनाता है, एक बना रहा था पॉजिट्रॉन, नेगेट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक न्यूट्रॉन कम हो गया, 7 हो गए, पहले 8 थे, और यहाँ प्रोटॉन एक बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसने प्रोटॉन भी बनाया था, न्यूट्रॉन भी बनाया था, एंटी न्यूट्रॉनो भी बनाया था। तो यहाँ अगर एक प्रोटॉन बढ़ गया तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया। अब देखिए प्रोटॉन 7 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 7 है। तो एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो ये जो कार्बन 14 है, जब भी बीटा माइनस डिके करेगा ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं उसमें। बीटा प्लस डिके की बात करें तो इसका एग्जांपल है कार्बन 10 में। कार्बन 10 में देखिए 6 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन 4 होते हैं। प्रोटॉन मैंने बताया था जब भी प्लस होगा तो प्रोटॉन स्प्लिट होगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन स्प्लिट हो गया तो एक प्रोटॉन का लॉस हमें में हो जाएगा यहाँ पे, और सिर्फ 5 प्रोटॉन बचेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर 5 होगा। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर ही होता है ना 5, तो कार्बन 10 जो है वो बोरान 10 में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी वो बीटा प्लस डिके करेगा। और यहाँ पे न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन 4th है, +1, क्योंकि प्रोटॉन ने स्प्लिट होके एक न्यूट्रॉन बनाया था, ठीक है। यहाँ देख लेते पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, और ये तो न्यूक्लियस से निकल ही गया था, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न था तो। इसमें देखिए बीटा प्लस में ये बाहर जाता है न्यूक्लियस से, और न्यूट्रॉनों वाले में नेगेट्रॉन जाता है। अब आइसोबार देख लेते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? जैसे आइसोटॉप्स होते हैं उसी के जैसे एक और टर्म है आइसोबार्स। आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट विच हैव अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर से क्या मतलब कि देखिए यहाँ पे S14 ये क्लोरीन का भी 14 है, आर्गन का 40 है, पोटेशियम का 40 है, और कैल्शियम का भी 40 है। ये इनके मास नंबर है। मास नंबर हमें पता ही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब कि प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक। आइसोबार्स मतलब कि सेम मास नंबर होगा। आइसोटोन्स की बात कर लेते तो इसमें सेम न्यूट्रॉन का नंबर है, ठीक है, सेम न्यूट्रॉन नंबर है तो, और डिफरेंट प्रोटॉन नंबर है, इनको हम आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे बोरान है, बोरान में होता है, बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5, ठीक है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 5 प्रोटॉन है, बाकी का कितना बचा? 12 है ना इसका मास, मतलब कि इसमें कुछ 7 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और ऐसे ही कार्बन 13 में देख लेते हैं। कार्बन 13 का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? 6, मतलब कि 6 प्रोटॉन है, बाकी कितने बचे? 7, तो 7 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। तो दोनों में ही क्या है? न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, तो इनको क्या बोल देंगे हम? आइसोटोन्स। तो बोरान 12 एंड कार्बन 13 क्या है? एक दूसरे के आइसोटोन्स है। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।